शार्क टैंक पाकिस्तान में एक बहुत ही ऑसम एंट्री देखी होगी एक स्टार्टअप ओनर की, एक एंटरप्रेन्योर की, वो ज़ीशान की थी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद आई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम ही क्यों स्टार्ट किया? जब आप फुटवेयर लेने जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स माइंड में आते हैं, लेकिन जब आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का माइंड में लेकर आए कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाय करनी है, कौन सा ब्रांड माइंड में आता है? कोई भी नहीं किया जाए। तो ये शुरू से क्या ये फीमेल सेगमेंट में इंटरेस्ट था आपका कि इसमें ही जाना है, या मेल में भी बहुत सारे ब्रांड्स नहीं है, बच्चों में भी नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफैल अहमद ख़ान है और बाइट बाय जेंडर्स के एपिसोड 8 में मौजूद हैं। और आपको पता है, बाइट बाय जेंडर्स ने फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप ओनर्स की सक्सेस स्टोरीज़ को फीचर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था, जिसका आज 8वां एपिसोड है। और आज 8वें एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान। ज़ीशान का नाम आपने सुना होगा, जी से ज्वेलरी। ज़ीशान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटेड मी, कि आपने मौका दिया जेंडर्स ने कि इधर आके और भी एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम बहुत सारी गपशप कर सकें ना। थैंक यू। आपने एक शार्क टैंक पाकिस्तान में एक बहुत ही ऑसम एंट्री देखी होगी एक स्टार्टअप ओनर की, एक एंटरप्रेन्योर की, वो ज़ीशान की थी, जो कि मुझे भी बहुत पसंद आई और आप लोगों को भी पसंद आई होगी वो एंट्री और वो कॉन्वर्सेशन शार्क्स के साथ जो ज़ीशान ने उस वक्त की, और वो बहुत मुझे भी अच्छी लगी। और मेरा फिर ज़ीशान से ही बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है और हम बहुत सी जगह पे बैठे, हमने वो कॉन्वर्सेशन रिपीट भी की और मैंने ज़ीशान से भी बहुत कुछ सीखा इस पे। आज आप सब भी सीखेंगे ज़ीशान से। ज़ीशान, ये बताएं कि आपने ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम ही क्यों स्टार्ट किया? मतलब पाकिस्तान में इतने कारोबार हैं और इतना कुछ है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्यों? आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो फैल भाई इसलिए कि पाकिस्तान में आप जब भी फीमेल्स या मेल्स कपड़े लेने जाते हैं, कितने ब्रांड्स आपके माइंड में आते हैं? बहुत सारे। जब आप फुटवेयर लेने जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स माइंड में आते हैं, लेकिन जब आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का माइंड में लेकर आए कि हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी बाय करनी है, कौन सा ब्रांड माइंड में आता है? कोई भी नहीं, क्योंकि ब्रांड है ही नहीं पाकिस्तान में। तो दैट्स वाई कि मैंने कहा ये पाकिस्तान में इतना बड़ा गैप है कि आर्टिफिशियल का आज तक किसी ने ब्रांड ही नहीं बिल्ड किया, तो हमने कहा ये इस मार्केट को टैप किया जाए। तो ये शुरू से क्या ये फीमेल सेगमेंट में इंटरेस्ट था आपका कि इसमें ही जाना है, या मेल में भी बहुत सारे ब्रांड्स नहीं है, बच्चों में भी नहीं है? अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे फादर का जो बेसिकली बिजनेस था ना, वो फैशन से रिलेटेड ही था। अच्छा। तो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, आर्टिफिशियल घर से इजाजत थी इस फील्ड में जाने की? हमने आँख इसी में खोली है। हमने बचपन में, मैं यानी कि 5th-6th क्लास का था, एक बच्चा होता था और हमने उस टाइम पे खड़े होके चूड़ियाँ पहनाई हैं। अच्छा। तो वो एक हमारी फील्ड। चलें, फिर आप मतलब वेरीफाइड और अप्रूव थे आप पहले से इस बिजनेस के अंदर कि आप इस फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस में जा सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो ये ज्वेलरी जो है, मैंने अमूमन सुना ना कि ज्वेलरी जो है वो गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, और शादी हो रही है तो भाई ये गोल्ड लेना है, या बजट के मुताबिक थोड़ा लेना है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कब जाते हैं लोग इस पे? आपने बिजनेस जो हम बात कर रहे थे, आपने चले आपके वालिद साहब इसी फील्ड में थे, फैशन के अंदर थे, तो आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक चीज़ देखी, गैप देखा कि यार गैप है, उसमें अनब्रांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा है और मैं ब्रांड बनाऊंगा एक। बट आर्टिफिशियल ज्वेलरी को क्यों? बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी, तो वो कौन सा, वो थॉट कैसे आई? क्या पाकिस्तान में, मुझे बताएं, 5 लाख रुपए तोला में आप गोल्ड का सेट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शुरू से डिमांड रही है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ये ख़वातीन या वर्ल्ड के अंदर ना, हर इस टाइम जो जेंजी हैं, अब वो दौर चला गया कि हमारी वालदा, हमारी दादी और हमारी नानी जो है वो पिंक कलर के जोड़े पे भी गोल्डन कलर का सोने का सेट पहन लिया करती थी। हर शादी में एक ही सेट चल रहा है। अब जो है वो जनरेशन को हर ड्रेस के साथ मैचिंग चाहिए, और जो उनका मेन ओकेजन है, यानी कि जो बारात का और वलीमे का उनका एक इवेंट है, उसके लिए गोल्ड का सेट पॉसिबल ही नहीं है बनवाना। कितने का बनवाएंगे आप? कई करोड़ों रुपए में जाएगा ना। तो आर्टिफिशियल के साथ वो मैचिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी होती है कि वो मैचिंग उसी में होगी आपकी ना, उस ड्रेस के साथ में। इसलिए फिर आपने ये काम शुरू किया। इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, गैप बहुत है, ब्रांड्स नहीं बने हुए, तो आपने ज्वेलरी का काम शुरू किया। इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि आप जो आइडेंटिफिकेशन करते हो, अपने आइडिया का वेरिफिकेशन करते हो, लोग आइडिया लेके लोगों के पास जाते हैं। तो आप देखें, अब तो आपके पास ChatGPT और रिसर्च के बहुत सारे टूल्स, डीप सीक और बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं। बट ज़ीशान जैसे लोग भी अवेलेबल हैं जिन्होंने एक गैप आइडेंटिफाई किया
और उस गैप को आइडेंटिफाई करके उसके ब्रांड्स देखे कि ब्रांड्स ही नहीं है, जैसे बहुत आपको पता होगा बच्चों के कपड़ों में, बच्चों की बहुत सारी चीज़ों में भी ब्रांड्स नहीं है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। और वो गैप आइडेंटिफाई करके ये भी देखा कि वो बाकायदा उसके अंदर गैप तो है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, और फिर इस कारोबार को स्टार्ट किया आपने। तो स्टार्ट जब आपने किया तो डायरेक्ट कोई शॉप खोली या ऑनलाइन बेचना पहले स्टार्ट किया, और कौन सा ईयर था ये? अच्छा, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर का आपको बाद में देता हूँ। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि इस गैप की जो बात कही ना, मैं आज आपकी पॉडकास्ट के तवज्जुह से भी लोगों को कहना चाहूँगा, ये इतनी बड़ी भी मार्केट है और इसमें इतना बड़ा गैप है। हमने लास्ट ईयर जो काम किया है पाकिस्तान ने ज्वेलरी के अंदर, वो $1 बिलियन का भी नहीं किया, ठीक है ना, ऑलमोस्ट टेंटेटिव, ठीक है। और इंडिया ने इसके अंदर लास्ट ईयर $85 बिलियन का काम, 85 बिलियन का, यानी कि 1 बिलियन और 85 बिलियन जब इंडिया कर रहा है तो वाई वी नॉट, हम भी कर सकते हैं। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट से कहना चाहता हूँ कि भाई इसमें और भी लोग आएँ और जी से ज्वेलरी की तरह आप 100 ब्रांड्स मजीद बने। मैं कहता हूँ इसमें हमारे पास जितने ब्रांड्स आएंगे उतनी मार्केट और बड़ी होगी, और पाकिस्तान से हम पूरी दुनिया में बैठ के जो है ना काम कर सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तानी ज्वेलरी की इंटरनेशनल मार्केट में इतनी डिमांड है, यानी कि हम इस टाइम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की हम इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएसए के अंदर, हम इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा के अंदर, हम इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की मार्केट में, और हमारे पास माल उनको देने के लिए नहीं है। तो ज़ीशान, ये जो एक्सपोर्ट आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी करते हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई सर्टिफिकेशन, कोई लाइसेंस, कोई इदारे से कुछ चाहिए होता है, या मतलब आप ज्वेलरी ऐसी कर सकते हैं? बिकॉज देयर आर सर्टेन आइटम्स जिसके अंदर यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस, अप्रूवल्स, तो इसके अंदर कुछ ऐसा है? अच्छा, इसके लिए भी क्योंकि ये इतनी पाकिस्तान में इसको अभी तक इंडस्ट्री कंसीडर ही नहीं किया, तो इसकी इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपको नॉर्मली एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेते हैं और आप इसको स्टार्ट कर देते हैं। बाकी कंट्रीज़ में भी इसकी इस तरह से भी वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इस चीज़ से क्लियरेंस हो, ये लेबॉर्ट्री टेस्ट हो, आफ्टर डेट आप इसको जो है ना एन कर सकते हैं। तो भी बहुत आसानी है इसके अंदर ना। और आपने, जो मेरा सवाल था कि आपने पहली स्टोर खोला कहीं पे, या आपने डायरेक्टली इसको ऑनलाइन व्हाट्सएप या लोगों को, अपने आपस के लोगों को बेचा? पहला दिन क्या था, पहला महीना, पहला साल क्या था, वो ज़रा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कारोबार स्टार्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग शायद ये देख रहे हैं और वो कह रहे हो हमें भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टार्ट करनी है ज़ीशान के साथ या ज़ीशान की तरह। तो वो पहला महीना, पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला साल उनका कैसा गुजरना चाहिए? आपका कैसा गुजरा था? पहले क्या किया था आपने? अच्छा, इसके लिए हम चले जाएंगे आज से 16 साल पीछे, और 16 साल पहले शुरुआत होती है 2009 में जीसे की। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, मैंने अपने बाबा से 1 लाख रुपए लिए थे, ठीक है। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था 2009 के अंदर, और आज 2025 में 100 करोड़ की कंपनी है। तो लोगों को मैं कहूँगा कि शुरुआत तो आपको लेनी होती है ज़ीरो से ही, ठीक है। पहले हमने एक छोटा सा बिल्कुल काउंटर, यानी कि बिल्कुल लाइक आप ही कह लेंगे स्टॉल, तो वो 1 लाख रुपए में वही इंसान ओपन कर सकता है ना, कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं ओपन कर सकता। वहाँ से वो शुरुआत होती है 2009, 10, 11 में। मैं उधर से एक शॉप और कर लेता हूँ, फिर एक शॉप इसी तरह और ओपन हो जाती है। 3 शॉप्स, यानी कि एक स्टॉल और 2 शॉप्स हो जाती है हमारी 2012 और 13 तक। फिर पाकिस्तान में 2014 में बेसिकली ई कॉमर्स स्टार्ट होता है, जब पाकिस्तान में 3G 4G आता है। तो शुरुआत पाकिस्तान की ई कॉमर्स की तब से होती है। पहले भी लोग कर रहे होते हैं। फिर वहाँ से ई कॉमर्स का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे इवन COD का भी मकसद नहीं पता था कि COD कहते हैं किसको, कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, उस टाइम कॉन्सेप्ट ये होता था कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ये फ्रॉड काम हो रहा है कोई। तो फिर वहाँ से एंट्री करी मैंने ऑनलाइन के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स करते अल्हम्दुलिल्लाह, तो ई कॉमर्स के अंदर हमने बड़ा अच्छा जो है वो, अच्छा जैसे ही मुझे उसके अंदर पोटेंशियल नज़र आया, 8 मंथ्स के बाद मैंने अपनी सारी शॉप्स को क्लोज कर दिया। मुझे लोगों ने कहा बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, चलता हुआ काम बंद कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ मैं इन शॉप्स में शायद 10 साल बाद भी इधर ही हूँ, लेकिन यहाँ से बैठ के मैं पूरी दुनिया में काम कर सकता हूँ। उस टाइम तो इतना नहीं था आइडिया ना, अब तो हर बच्चे को पता है कि आप यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। तो मैंने पूरा फोकस उसके ऊपर दिया, ई कॉमर्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा ये हुआ, 2016 के अंदर हमारे पास पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है। बस फिर वहाँ से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि आपने पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर किस मुल्क से आया? कनाडा से, कैलगरी से। खुद आया वो? हाँ। या आपने कुछ उसमें पिचिंग की थी? वो कैसे आया, मतलब वहाँ पर एक ब्रांड होता है, ठीक है, उसका ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं, वो ब्रांड है, आज भी हमारा क्लाइंट है वो, और उनकी 2 से 3 शॉप्स हैं। B2B था 2 से 3 शॉप्स हैं कनाडा, कैलगरी, ओंटारियो के अंदर।
और वहाँ से वो बस आता है और हम मुझे उस दिन बड़ी ये कहते हैं ना रात में नींद नहीं आई कि इतना बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है आपको, और एक बड़ी खुशी होती है। तो वो बस फिर हमने वहाँ से जब लिया स्टार्ट आफ्टर दैट, फिर उसके बाद हमने कोई मुल्क ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पाकिस्तानी और हम ना हो। वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि अमूमन ई कॉमर्स का जब लोग काम करते हैं, चाहे पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स हो, इंटरनेशनल हो, उनको सोर्सिंग का बहुत इशू होता है कि हम ये चीज़ लें कहाँ से, हम किससे लें, कैसे, हमें क्या क्रेडिट भी लेना पड़ेगा, उस पर ब्रांडिंग कैसे होगी, उसका बॉक्स कैसे बनेगा। और फिर अमूमन लोग क्या होता है कि वो मंजन सेलर्स के पास चले आते हैं, और वो लोग जो आपकी तरह से एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, जो कमा नहीं रहे, जिनका एक कारोबार बहुत अच्छा नहीं चल रहा, वो लोग उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन बस ये बताना भूल जाते हैं कि यार प्रोडक्ट लेनी कहाँ से। तो वो जब स्टोर खोल के बैठते हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए जिनका स्टोर दराज पे खुल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने उनसे कहा प्रोडक्ट होने का, प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं अभी। तो आप ये बताएं कि अगर ज्वेलरी का बिजनेस, ये पॉडकास्ट आज हम ऐसे ही करने वाले हैं कि जिसको पूरी पॉडकास्ट को जब कोई सुने तो या तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कोई कारोबार शुरू कर दे, या ज़ीशान के साथ जुड़े, कोई रीसेलर बन जाए इनका, कोई इनकी फ्रेंचाइज ले ले अगर ये इजाज़त देते हैं, तो इनके साथ जुड़ें और सीखें भी इस पॉडकास्ट से। तो इसकी सोर्सिंग लोग कहाँ से करते हैं? क्या आपने बनाना शुरू किया या आपने भी पहले कहीं से लिया? और लोग जो नया कारोबार शुरू कर रहे हो इस बिज़नेस में, आपने कहा बहुत बड़ी मार्केट है, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? जब आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकते। हमने भी नहीं लगाई थी। हमने 2016 के एंड में जाके अपनी फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट करी थी और अपनी मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मेरा इसका पहले मैं आंसर देता हूँ आपको। मेरा कुछ हुब्बुल वतनी वाला ज़्यादा एलिमेंट था। उस टाइम सारी ज्वेलरी इंपोर्ट होती थी, ठीक है ना। मैंने 2016 के अंदर मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम किया। जब मेड इन पाकिस्तान पे कोई काम ही नहीं करता था, बात ही नहीं करता था ना, तो हमने लोकल अपनी मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से स्टार्ट किया। और वो कारीगर जो पुराने ज़माने के गोल्ड के सेट्स बनाते थे, हमने उनको वापस से आर्टिफिशियल के अंदर लेकर आए। वो सारे आज भी हमारे पास गोल्ड के कारीगर हैं जो कि आर्टिफिशियल हम लोग बना रहे होते हैं। आपने शुरू में जो शुरू में प्रोडक्ट लेनी है वो आपने थर्ड पार्टी मार्केट से लेनी है। ओपन मार्केट बहुत सारी हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है। शुरू में आप ये सजेस्ट करते हैं कि इन वेंडर से आप लें और फिर उसको रीब्रांड करें, बिल्कुल ऐसे, और अपनी पैकेजिंग करें और फिर बेचना शुरू करें, चाहे पाकिस्तान में बेचे और बाहर भी बेच सकते हैं। आप व्हाइट लेबलिंग करें। आफ्टर डेट जो है वो फिर आप इसको लेके जाएं, जब आपका स्केल हो जाए, बिजनेस स्केल के ऊपर आ जाए, देन आप जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाएं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ना, लोग क्या करते हैं, हमारे पाकिस्तानियों का माइंडसेट ये है कि हम लोगों ने ना एक जेल बनानी है जिसमें जेलर हम हों। अच्छा, उसका मैं इसलिए दे रहा हूँ, कुछ ना समझ में वाली बात होगी लोगों के लिए। हम लोग चाहते हैं हम हर चीज़ हम खुद करें, ऐसा नहीं होता। आपको पता है 80 डॉस 30 एम्प्लॉयज़ हैं उसके, पूरी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, टोटल आउटसोर्स है। वो आज भी उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना नहीं है, वो कहीं और से लेता है और बाय करता है और पूरी दुनिया में बेचता है। इसी तरह नाइकी, उसके आप देखें लिमिटेड एम्प्लॉयज़ हैं। आप स्टडी तो करें, उनकी एक रिसर्च करें कि वो आज भी कम्प्लीटली आउटसोर्स के ऊपर, मॉडल के ऊपर है ना। हम लोग चाहते हैं डे फर्स्ट से हम अपनी फैक्ट्रियाँ, चीज़ें, भाई आप शुरू के अंदर पहले बिजनेस को ग्रो कर लें। करना है तो फिर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आउटसोर्स के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू भी आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ज़ीशान, ये बताएं कि आप शार्क टैंक में भी गए और आपने जो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन की, और जिस तरह से माशाल्लाह मैंने पहले भी बताया, मेंशन किया कि आपकी एंट्री बड़ी ज़बरदस्त थी और मुझे बहुत पसंद आई, मुझे भी एज अ एक्सपर्ट के मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो शार्क टैंक जाना, फिर वहाँ से वापस आना, कोई एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा कारोबार आप जैसे बता रहे हैं चल रहा था, और फिर आप शार्क टैंक में गए और फिर वहाँ से ऑब्वियसली आपने कुछ लिया भी नहीं, माशाल्लाह बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं आप, तो वो क्यों, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन लेके गए थे या वापस आके कोई फ़र्क पड़ा बिज़नेस को, या कुछ थी एक्सपेक्टेशन आपकी कि आपका और बिज़नेस ग्रो करेगा उससे? अच्छा, शार्क टैंक पाकिस्तान ना मुझे मेरे दिल के बड़े करीब शो था, ये रियलिटी शो ना। मैं शार्क टैंक यूएस, शार्क टैंक इंडिया पिछले कोई 3 साल से मैं देख रहा था ना, और मैं कहता हूँ कि हर एंटरप्रेन्योर को या इस टाइम हर बच्चे को, हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को देखना चाहिए। बिजनेस का माइंडसेट जो है वो उसका बिल्ड होगा। बिल्कुल सही है। तो वो मैं देखता था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शार्क टैंक पाकिस्तान में, ये शो मैं पाकिस्तान में खुद लेकर आऊँ, इसकी फ्रेंचाइज मैं इनसे लूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं ला सके। तो मेरा ये था कि यार हम इतने बड़े, अल्लाह पाक हमें बना दे कि हम इसमें एज जाएं, वो भी नहीं अभी इतने बड़े बने। तो मुझे ये था कि यार कम से कम आखिर में पार्टिसिपेट ही कर लें। तो पार्टिसिपेट जब किया तो मैं उसके माइंडसेट से नहीं किया था कि मैं इन्वेस्टमेंट लूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब जा रहे शो का यही है बेसिकली कॉन्सेप्ट ही था, तो आपको देना था सारा ना।
और इसी वजह से 2 जजेस ने जब मुझे ऑफ़र की तो मैंने उनकी ऑफ़र को डिनाई किया, ठीक है ना, रिजेक्ट किया, और वो 50 मिलियन रुपीज़ मैंने नहीं दिए। अच्छा, वो इतना वायरल गया पाकिस्तान के अंदर, मोस्ट 3rd वायरल पिच थी मेरी, व्यूज़ पिच थी कि यार 5 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं, 50 मिलियन मिल रहे हैं और आपने रिजेक्ट कर दिया। और आफ्टर द डेट, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, अभी तक नहीं बताया, आफ्टर द शार्क टैंक उन जजेस ने मुझे फिर भी अप्रोच किया और उसके बाद मुझे पूरी दुनिया से 26 इन्वेस्टर्स ने कांटेक्ट किया, पूरी दुनिया से, कि वो जीसे के अंदर पैसा, लेकिन वो सारे इन्वेस्टर्स मुझे अपनी डायरेक्शन से हटा रहे थे। मैं आपको जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक जो है वो मिडिल ईस्ट का इन्वेस्टर था, वो कह रहा है कि हम आप इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अफ्रीका में काम करो हमारे साथ में, ज्वेलरी आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अफ्रीका में। मैंने कहा ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन पहले जो मेरा एक ब्रांड है, अभी जीसे ने बहुत काम करना है। जीसे ने अभी हमें ट्रेडिशनल पार्टी वेयर ब्रांड है, हमें कैजुअल, हमें यूनिवेयर, ऑफिस वेयर, आफ्टर दैट कल्चरल ज्वेलरी, जो कि हमारे जो एशियन ज्वेलरी का कल्चर है उसको टैप करना है, देन फिर पूरी दुनिया में जाना है। जीसे को एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनाना है ना, मैं अपने डायरेक्शन से हट जाऊँगा। बिल्कुल। तो ये एक था कि इसलिए नहीं भी ली इन्वेस्टमेंट, और एक मोहब्बत थी एक शार्क टैंक से, और इसलिए गए। तो ये ज्वेलरी जो है वो जे से आता है, जी से क्या है? ये लोगों को नहीं समझ में आता ना। जी से आपको, ये बड़ा एक टिपिकल है। जी से बेसिकली मेरा नाम है ज़िशान, एस से मेरे मतलब फादर ये का ख्याल नाम। कैसे आया, ब्रांड नेम कैसे रखा आपने? जे से एक चीज आती है तो आपने वो जी से ज्वेलरी को ये रखा। मैं इसकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। आपको पता है पहले के टाइम के ना छोटे मोबाइल होते थे, टच मोबाइल नहीं होते थे, तो उसमें ना हम लोग आप नीचे एक सिग्नेचर दिया करते थे। याद होगा आपको वो टाइम, एसएमएस के नीचे एक सिग्नेचर लगा दिया करते थे अपना शो भी शॉर्ट टाइम ना। तो ये जब वहाँ से लगता था, तो मैं जब अपना ब्रांड यानी कि 2009 में अपनी शॉप ओपन कर रहा था, तो मैंने पूछा अपने चाचू से, मैंने कहा क्या ब्रांड नेम होना चाहिए? कहना ये तू एसएमएस के अंदर जो नीचे लगाता है ना जी से, यही रख दो। मैंने कहा यार सही। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई। एस से मेरे फादर का नाम है, वाई से मेरे जो है वो दादा का नाम है यासीन। अच्छा, जैसे कि ये उसका कॉन्सेप्ट भी इसलिए आया क्योंकि इस तरह के नेम्स के ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि लाइक ARY, अब्दुल रज़ाक याकूब। जी जी। तो हमने कहा ये चलेगा। चल पाकिस्तान में ना इसी तरह के नाम ये दुनिया में थोड़े से मशहूर भी होते हैं कि कुछ यूनिक हो। लोगों को ना एक दफ़ा पढ़ने में नहीं आता जी से। मैं मॉर्निंग शोज 2014 से जा रहा हूँ, तो बहुत सारी होस्ट को ना पहले लेना ही नहीं आता था नाम, लेकिन एक दफ़ा जिसको याद हो जाता है ना उसको सारी ज़िंदगी आता था, अच्छा जी से। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो माशाल्लाह से 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे खुश भी हैं, बट वो साइड हसल में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। बट मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई अपवर्क, फाइवर पे ही काम करें, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बड़े मुश्किल हैं और मुश्किल होते जा रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो बहुत सारे लोग गिव अप कर जाते हैं। तो उस पे होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने अभी इससे पहला पॉडकास्ट किया था नोमा का, तो उसमें हमने डिस्कस किया अपॉइंटमेंट सेटिंग बिजनेस, जो कि नोमा बहुत अच्छा कर रही है। $2000 भी आप कमा सकते हैं महीने के। तो अब अगर किसी ने कारोबार करना है, तो क्या आप समझते हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, क्या ये साइड हसल के तौर पे ही भी स्टार्ट किया जा सकता है? जो ख़वातीन घर बैठी हुई हैं, क्या आप भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हो रीसेलर की, या आप जो वेंडर्स के नाम बता रहे थे या हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देंगे, तो क्या वो वेंडर से बात करके साइड हसल, या आप कहते हो नहीं यार ये तो फुल टाइम बिजनेस है? क्योंकि हम तो आपको देखते हैं आप कभी इधर घूम रहे हो, कभी इधर घूम रहे हो। अब आपका माशाल्लाह कारोबार जो है ग्रोथ स्टेज पे है या उससे आगे चला गया, तो क्या लोग साइड हसल पे भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? इसकी नेचर इस तरह की है। बिजनेस देखिए, पहले तो एक चीज़ समझिए कि बिजनेस आपने करना है ना, तो आप इसको पार्ट टाइम से भी स्टार्ट करते हैं, DD 1 आवर से भी स्टार्ट, कि आपने 1 घंटा सिर्फ आपने देना अपनी ज़िंदगी में से, और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका जब आप उसको आप ना कंटिन्यूसली लेके चलना है। अब जो जॉब कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ ये है कि आपने ना, ज्वेलरी कितनी बड़ी फील्ड है कि आप उसमें कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आपने ऑफिस वेयर या आपने यूनिवेयर की उसमें प्रोडक्ट्स को ले लिया। कंटेंट का गेम है, आपने 1 घंटा भी सिर्फ उसमें कंटेंट बनाने पे लगाना और वीडियो में आपने पहले ऑडियंस को गैदर करना है और वो सही प्रोडक्ट को। अच्छा मैं आज ये बता दूं कि आने वाले टाइम में प्रोडक्ट का गेम खत्म हो गया, कंटेंट का गेम हो गया। वही ज्वेलरी या वही प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन आप जितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे ना, जितना अच्छा आपका कंटेंट है, तो कस्टमर आपसे मतलब आप कह रहे हैं साइड में स्टार्ट किया जा सकता है, भले आप 1 घंटा डेली दें। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस क्योंकि आपका है, तो इसमें आपको पता है। इसमें ये चीज़ भी बता दूं कि आपने कहा हम रीसेलर को देते हैं, हम रीसेलर्स के साथ वर्क नहीं करते क्योंकि हमारा एक ब्रांड है, हम इंटरनेशनली जस्ट देते हैं, ठीक है, B2B कस्टमर्स को। लेकिन ऐसे बहुत सारे मार्केट के अंदर लोग अवेलेबल हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी करें, चाहे आप अपैरल करें, चाहे फुटवेयर करें, तो उसमें जो है वो आपके पास ना वो आपको पिक्चर्स दे देते हैं, आप उन पिक्चर्स को लें
और आफ्टर डेट जो है आप क्या करें कि अपने पास वो पिक्चर्स को पोस्ट कर दें, जब ऑर्डर आए उनसे परचेज करके दे दें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लोग वहीं से डिलीवरी करवा दें, वहीं से डिलीवरी करवा दें शुरू में, ताकि आपको मार्केट का आइडिया हो जाए, जब आपके कस्टमर बन जाए देन आप स्टॉक को बाय कर लें। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा ज़िशान इसमें कि क्या आपका इरादा सारी फीमेल्स के लिए ही ज्वेलरीज बनाना है, या मेल की तरफ एक्सेसरीज की तरफ भी आना है? उधर भी ब्रांड नहीं है, और हमें भी जब बैंड्स चाहिए होते हैं या अंगूठियाँ चाहिए होती हैं तो जो है ना मेल्स को भी नहीं मिलते, तो क्या इरादा है या इसी फील्ड में रहना है और इसी जेंडर के अंदर ही आपने कारोबार को और आगे बढ़ाना है, माशाल्लाह इसको और स्केल करेंगे? ये देखें, आपने ना खुद एक मार्केट को खुद टैप कर दिया है, एक गैप को ना, कि इस टाइम मैं जो बात कर रहा था ना कि जेंट्स का पाकिस्तान में हकीकत में कोई ब्रांड नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त फिंगर रिंग्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। और मेरे बहुत सारे एक्टर्स दोस्त हैं कह रहे होते हैं कि भाई जेंट्स की, उनको मैं पर्सनली बना के दे रहा होता हूँ, लेकिन उसको मैं एज अ मार्केट, लेकिन मैंने जिस तरह आपको पता है कि जीसे ने भी बहुत बड़ा काम करना है, एशियन कल्चर ब्रांड बनना है, जिसमें बहुत सारे कल्चर्स को भी हमने लेकर आना है। उसके बाद इंशाल्लाह जब ये फुलफिल कर लेंगे देन हम फिर दूसरी जो है वो कैटेगरीज में भी जाएंगे, मैंसी कैटेगरीज में भी जाएंगे और बाकी कैटेगरीज में भी जाएंगे। हमारे पास अपैरल भी है, फ्रेगनेंस आपको पता है, ठीक है ना, वो एक तो बन चुका है कि फ्रेगनेंस नहीं है तो आपको ब्रांड नहीं है तो इन कैटेगरीज को भी टैप करेंगे। थैंक यू ज़िशान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे at Bite by Xanders. That's all from today। और आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो बिज़नेस स्टार्ट किया ज़िशान ने सालों पहले, और आज माशाल्लाह से वो बिज़नेस ग्रो कर रहा है, स्केल कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली बहुत सारे मुल्कों के अंदर। और जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया माशाल्लाह, और जितने सेटिस्फाइड हैं ये भी अपने बिज़नेस से, और जो गैप्स आइडेंटिफाई इन्होंने अपने बिज़नेस में किए आज आपने वो सुने होंगे। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है इस पॉडकास्ट को सुने, समझें, ज़िशान से बात करनी है उनसे बात करें, वेंडर्स निकालें और आप भी इस कारोबार में आ सकते हैं। और ज़िशान ने ये भी आइडेंटिफाई किया कि आप अपनी जॉब के साथ साइड हसल के तौर पे डेली अगर 1 घंटा भी दें तो आप इस 1 घंटे के साथ भी इस कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं, रादर देन डिस्टर्बिंग योर 9 to 5 और रादर देन डिस्टर्बिंग योर अदर फ्रीलांसिंग वर्क। थैंक यू वेरी मच।